नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी है। कुछ बच्चे मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही है। वो हो रही है। जब भी चैनल पर जाइए आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट पर दबाएंगे, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अब जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं वो आपके भारतीय संविधान की बना रहे हैं। और भारतीय संविधान में हमारी लगभग 14 से 15 क्लासें वहाँ पर हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट उसे भी शो कर रहा है। आप जाइए प्लेलिस्ट पर और शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जितनी क्लासें बनाई हैं उनका पूरी तरीके से आनंद लीजिए और अपना नोट्स वहाँ से बना सकते हैं आप। ठीक है, आज हमारी मौलिक अधिकार की जो है वो तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासें बना चुके हैं, उनको भी हमने अपलोड कर दिया है। यानी कि रात्रि 8 बजे जो है आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड या संविधान से रिलेटेड जो है सारी वीडियो जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 2 क्लासों में जो सीखा, तो पहले क्लास में तो हमने पृष्ठभूमि संवैधानिक स्थिति मूल अधिकारों की और मूल अधिकारों में जो हमने कहाँ से लिया, कैसे मांग पड़ी, ओवरऑल हमने उसकी बात की है। दूसरी क्लास में हमने 4 प्रकार के मूल अधिकार यानी 6 प्रकार के होते हैं। अब पहले 7 प्रकार के हुआ करते थे, अब 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिनमें से हमने 4 मूल अधिकार पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। जैसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक अधिकार। ठीक है, अब जो हमारा आज 5वां अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 2 आर्टिकल की बात करेंगे हम, 29 और 30 की। ठीक है, और उनको भी हम गहराई से समझेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि वन लाइनर कोई भी पढ़ा देता है, वन लाइनर से काम चलने वाला बेटा है नहीं। ठीक है, तो आज हम इसको करने वाले हैं और शायद हमारी आज जो है मौलिक अधिकार को लेकर लास्ट क्लास होने वाली होगी। ठीक है, फिर हम उसके बाद डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी के बाद में हम आपका ऐसा मान चलिए कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। तो हम आगे निरंतर जारी करते रहेंगे। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप आराम से सुने, समझें, बातों को शॉर्ट नोट्स बनाएं। यानी कि आपको पहले से ये चीज़ें आती होंगी, परंतु ये चीज़ें आपकी बेसिक समझ करके आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा गेन करेंगे और बढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो शुरू करें। तो शुरू देखिए करते हैं क्या। हमारा पहला जो है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। बेटा इसमें जो है ना 29 और 30 2 आर्टिकल हैं। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में देखिए लिखा हुआ है भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है जी, किनका है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी कि भारत में अल्पसंख्यक लोग जो पिछड़े हुए होते हैं, जिनको आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1991-93 में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था अल्पसंख्यक आयोग का। ठीक है, 2007 में अल्पसंख्यक आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा भी दे दिया था। ठीक है, लगभग ऐसा मान लीजिए 2003 में जो है आपका अल्पसंख्यक आयोग बन गया था। ठीक है, 2003 में 1993 में अल्पसंख्यक आयोग बन गया था। ठीक है, उसी आयोग के अंतर्गत जो है आपको जो है हितों को संरक्षण दिया जा रहा है आयोग में। ठीक है, परंतु संविधान में इस चीज़ का जिक्र जो है मूल अधिकार में पहले से ही दिया गया है। अब देखिए उसमें क्या क्या अधिकार होंगे। भाषा, लिपि और संस्कृति, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा का संरक्षण होगा, लिपि का संरक्षण होगा, संस्कृति का संरक्षण होगा। आप इन पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, ना इनकी लिपि, ना इनकी भाषा और ना ही इनकी संस्कृति को दबा सकते हो। अगर ऐसा होता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा मतलब खटखटा सकते हैं। अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने संस्कृति के लिए कर सकते हैं। इस वजह से इनको ये आरक्षण दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में इनके विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा हम संविधान लागू होने से पहले देखते थे कि जो हमारे एससी वर्ग के लोग होते थे उनको क्लास से बाहर रह कर पढ़ना होता था, क्लास में बैठने की अनुमति नहीं होती थी, यानी क्लास से बाहर बैठने का होता था। तो देखिए संविधान हमारा कितना बढ़िया, अब सबको बराबर अधिकार दे दिया है। तो इन लोगों को भी क्या करा है, जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये आरक्षण दिया जाएगा। इनको क्या दिया गया यहाँ पर? आरक्षण। आरक्षण क्यों दिया था? आरक्षण बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत गलत चीज़ भी है। तो हम तो देख पढ़ेंगे संविधान की दृष्टि बहुत अच्छी चीज़ है। आरक्षण कहा गया है कि जो लोग मतलब दब गए हैं आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तौर से या भाषाई तौर से, उनको इक्वल करना, उनको पंप करके थोड़ा सा ऊपर उठाना। ठीक है, इस वजह से आरक्षण जैसी श्रेणी में उनको रखा गया। तो ये दोनों आपको इतना गौर नहीं देना, आपको केवल इतना समझना है कि आर्टिकल 29 में भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है और भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या कहा गया है? शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है इनको। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी है और वहाँ पर प्रशासन करने की भी जो उनको पूरी अनुमति है। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बिठा दीजिए। क्या क्या अधिकार है? अधिकार है शिक्षण संस्थान खोलने की और प्रशासन करने की, ठीक है। और एक और बात, शिक्षण संस्थानों को लेकर या प्रशासन को लेकर कोई भी अगर भेदभाव, किसको लेकर? अनुदान को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। ऐसा नहीं होने का कि जनरल वाले को अनुदान ज़्यादा दिया जाए, ओबीसी वाले को अनुदान कम दिया जाए, या जनरल वालों को अनुदान दिया जाएगा और किसी को अनुदान दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। एससी वालों को अनुदान देगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी इनके साथ भेदभाव या कोई भी सरकार इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसकी परमिशन भी आर्टिकल 30 आपको देता है। समझ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए इन बातों को। यही बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31। आप देखिए आर्टिकल 31 में अलग बता रहा हूँ क्योंकि एक पहला अधिकार हुआ करता था जिसको हम छठे नंबर पर कहते थे, मगर अब हम इसको ऐसे ही लिख लिया हमने। तो आर्टिकल 31 में क्या था, इसको पहले समझ लो क्या है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार निश्चित कर दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में और भाग आपका 12 में और अध्याय 4 में जो है इसको आर्टिकल 300A में विधि का अधिकार बना दिया है, विधि का अधिकार बना दिया है, ठीक है भैया। इस बात को समझ लिया। अब एक बात यह है कि ये क्या है, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह है वैसे रियल में पता नहीं है ना सबको कि मूल अधिकार क्या है, यानी कि मौलिक संपत्ति अधिकार को क्यों हटाया मूल, यानी कि जब तक इसके लिए विधि बनाया है, जब तक विधि के प्राधिकार यानी विधि के प्राधिकार कानून के अनुसार अगर आदमी कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अलग नहीं कर सकता। और इसी चीज़ का हवाला देकर जो केशवानंद भारती जी ने जो है केरल में है क्या कर दिया था, हंगामा खड़ा कर दिया था, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है संपत्ति के अधिकार को कि कोई हंगामा ना खड़ा करे अगली बार, तो उसको जो है विधि का अधिकार बना दिया। समझ गए? इसलिए बनाया गया, कुछ 44 में बनाया गया था जबकि वो काम हो गया 73 में, ठीक है बेटा। तो ये हमने सीख लिए हैं, एक बार इसको देख लो। मतलब क्या है, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से बना सकते हो, ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे, फिर आगे क्या है, हो गया। चलिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सबसे डाउट वाली चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो बच्चों को बहुत डाउट होती है, मगर मैं आपको ना बहुत ईजी करके बता दूंगा कि कैसे बताएंगे हम, बहुत ईजी करके बताएंगे, ठीक है भैया। तो कैसे करने वाले हैं मेरे बबुआ, जरा देख लो अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं आर्टिकल 32 या इसे कह दो छठा संविधान यानी संवैधानिक उपचार। इतना समझ लो, संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 में। ये आपको यहाँ पर कितने प्रकार के उपचार हैं आपके, यहाँ पर कितने प्रकार के उपचार हैं, पहले तो ये समझिए, पहले समझिए इसकी एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। क्या? B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, इसको संविधान की आत्मा, क्या कहा इसको, संविधान की आत्मा, या लिख सकते हैं संविधान का हृदय, ये कहा है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है क्या कहा गया है, क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का हृदय कहा है। बेटा इस बात को माइंड में फिट करो, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के, पहला इसे शॉर्ट तरीके से कर लो। पहला कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा जो होता है वो बेटा कौन सा होता है, वो होता है आपका परमादेश। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है प्रतिषेध। चौथा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है उत्प्रेषण। पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, ये होते हैं 5 प्रकार के रिट जिनसे हम संवैधानिक उपचार कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बंदी प्रत्यक्षों को क्या कहते हैं, सह शरीर या अपना शरीर,
अपना शरीर। इसको शॉर्ट तरीके से याद रखने के लिए लिख लो इसको। परम आदेश के लिए हम क्या कह सकते हैं? परम आदेश। क्या कह सकते हैं? आदेश देना। क्या है? आदेश देना। आदेश देना बोल सकते हैं। प्रतिषेध को हम क्या कह सकते हैं? मना करना या रोकना। मना करना या रोकना। ठीक है। उत्प्रेषण को हम क्या कह सकते हैं? मांग लेना। मांग लेना। और अधिकार परीक्षा को जो हम कहते हैं वो कह सकते हैं किस आधार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से। देखिए क्या होता है, संविधान की जो लैंग्वेज होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। संविधान की लैंग्वेज जो होती है ना बिल्कुल अलग होती है, सबसे अलग लैंग्वेज होती है संविधान की। वो विधिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, इसको क्लियर हो गया इतना। संविधान का हृदय कहा, ये भी क्लियर हो गया यहाँ से। अगर हम बात करें बेटा बंदी प्रत्यक्षण, 5 प्रकार की रीट होती है हम आर्टिकल 32 के अनुसार। तो बंदी प्रत्यक्षण जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सहशरीर अपना शरीर। एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, टेंशन ना लो, एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल डाउट खत्म करूंगा। पहले आप देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षण को हम क्या कहते हैं? सहशरीर या अपना शरीर कहते हैं। परम आदेश को हम क्या कहते हैं? परम आदेश को आदेश देना, किसी को आदेश देना। प्रतिषेध को हम क्या कहते हैं? मना करना या रोकना। मना करना या रोकना। उत्प्रेक्षण को हम क्या कहते हैं? मांग लेना। क्या कहते हैं? मांग लेना। अधिकार परीक्षा को हम कहते हैं किस अधिकार से, किस अधिकार से। तो हो गए, ले लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी बनाओ, करो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है। अब एक एक की बात कर लें। क्या है ये? क्या है ये? पूरा निचोड़ देख लो। ऐसा नहीं है कि जितने हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार में हमें अधिकार हैं केवल यही अधिकार है हमें, इससे भी अलग हैं। ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा पानी की बोतल उठा लें। ऐसा नहीं है बेटा कि यही अधिकार है। ठीक है। इससे अलग भी अधिकार है हमारे, इससे अलग भी जो है हमारे अधिकार हैं। ठीक है। और वो क्या अधिकार है उसको देख लीजिए। ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया। एक एक करके बात करें। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखिए एक करके बात करते हैं। पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहला क्या है आपका? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है भाई। अब क्या है? ये किसके विरुद्ध लिया था? सबसे पहली बात ये सरकार व व्यक्ति के विरुद्ध। पहली बात तो ये किसके विरुद्ध ली जा सकती है? ये सरकार और व्यक्ति के विरुद्ध ली जा सकती है। ठीक है। पहली बात ये रिट जो ली जा सकती है किसके विरुद्ध ली सकती है? सरकार और व्यक्ति के। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षण, नाम समझिए, बंदी प्रत्यक्षण। ठीक है भाई। बंदी प्रत्यक्षण याद रखना यहाँ से। अगर ये किसके लिए नहीं दी जा सकती, मैं इसमें बता दूं। एक तो न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति या फिर नज़रबंद व्यक्ति नहीं ले सकता। यानी कि जिसने न्यायालय ने जिसको दंड दे दिया है, जिसको न्यायालय ने दंड दे दिया है या जिसको नज़रबंद किए हुए है, जिसे घोषणा दे दी गई है, जिसे सज़ा सुना दी गई है, वो इस रिट को दायर नहीं कर सकता। ठीक है। पहली बात, दायर किस पर की जा सकती? सरकार के और व्यक्ति पर। अब बात आती है कि क्या है ये, कब ली जाती है? ये जब ली जाती है जब किसी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध गिरफ्तार किया जाए, विधि के विरुद्ध बंदी बनाया जाए या गिरफ्तार किया जाए, बंदी बनाया जाए। तो ये जब दायर की जाती है, कब दायर की जाती है? जब। इतनी बात समझ लीजिए। पहली बात क्या है? बंदी प्रत्यक्षण है
तो किस किस के विरुद्ध ली जा सकती है? सरकार के और व्यक्ति के विरुद्ध ली जा सकती है। हम सरकार के विरुद्ध भी ले सकते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी। किसके विरुद्ध नहीं ली जा सकती या कौन नहीं ले सकता? वो व्यक्ति नहीं ले सकता जिसे न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को न्यायालय ने दंड दे दिया है कि आपको 5 साल की सज़ा है, तो अब जिसे 5 साल की सज़ा सुना दी वो नहीं ले सकता इस रिट को, वो सरकार के विरुद्ध नहीं जान सकता। या जिसे नज़रबंद किया हुआ है, मान लीजिए कोई शत्रु है, उसको हमने नज़रबंद कर लिया, तो क्या हम ये रिट दायर कर सकता? नहीं कर सकता। ठीक है भाई। तो अब दूसरी रिट जो है वो क्या है उसे समझ लीजिए। दूसरी रिट है परमादेश। क्या है? परमादेश। ठीक है भाई, परमादेश। अब परमादेश क्या होती है? ये न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये रिट जो जारी की जा सकती है, किसके द्वारा जारी की जा सकती है? न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है जी। यदि वह अपने दायित्वों का पालन कानून के दायरे में न रहकर करता हो तो। ठीक है भाई, ये बात है। अब इनको दोनों को जो ना अच्छे से समझ लो, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से। देखो क्या बंदे प्रतिशत सरकार और व्यक्ति के विरुद्ध ले जा सकती है। कौन व्यक्ति नहीं ले सकता? जिसने न्यायालय ने जिसको दंडित कर दिया है, सजा सुना दी, वो नहीं ले सकता। जिस आदमी को नज़रबंद कर दिया है वो भी नहीं ले सकता ये रिट, वो भी सरकार के विरुद्ध रिट नहीं करता, उसके मूल अधिकार रुक जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध बंदी बनाया जाता है तो वो व्यक्ति ले सकता है। मान लो कि कानून के विरुद्ध, कानून में लिखा हुआ है कि आपको जो है 24 घंटे के साथ मजिस्ट्रेट को सामने आना चाहिए, आपने कोई गुनाह किया गया हो, मतलब इस तरीके से विधि बनी हुई है, विधि आयोग है यानी कि IPC है। ठीक है, उसके दायरे में ना आते हुए भी और आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप ये दायर कर सकते हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत, जो आपको करीब पड़े। दूसरा है आपका परमादेश। न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है यदि वह अपने दायित्वों का पालन करने के दायरे में, दायित्व के पालन कानून के दायरे में ना रहकर करे तो। ठीक है भाई, कानून में कुछ और लिखा है, वो कुछ और काम कर रहा है तब। तो बेटा इसको नोट कर लो जरा, जल्दी इसको नोट करो। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो करो या नोट कर लिया करो। कर दे रफ। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी रिट की। बेटा तीसरी रिट की बात करते हैं। तीसरी रिट कौन सी है? तीसरी रिट जो है वो हमारे तीसरे नंबर की जो है, वो तीसरे नंबर की आपको पता ही होगा, प्रतिषेध है। कौन सी है? प्रतिषेध। मैं आपको बता ही चुका हूँ। और प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, रोकना। ठीक है, मना करना, रोकना। अब समझिए ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी निचली अदालतों को ठीक है भाई, निचली अदालतों को क्या करता है? न्यायिक मामलों के लिए न्यायपालिकाओं को जो है मना करता है। यानी क्या करता है? मामलों पर फैसला देने के लिए, मामलों पर फैसला देने पर मना करता है। कौन सी सिचुएशन में मना करता है? ये देख लीजिए, पढ़ लो इसको। प्रतिषेध है, कौन से मामलों में समय कर सकता है, कब, ये समझिए पहले कि कौन से मामलों में और कब। समझ गए नहीं? मतलब क्या है कि जब ऐसे मामले, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मामलों पर जिन पर लंबित समय हो, यानी बहुत लंबे समय से फैसला नहीं दिया गया। अब इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसा करेगा? निर्णय जो करेगा वो कैसा करेगा? पूर्ववत करेगा।
पूर्ववत, यानी कि जो पहला कानून चल रहा था उसी के अनुसार कर रहा होगा। मान लीजिए 2019 का केस है, 2019 का केस जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पड़ा है, उस पर कोई फैसला आया नहीं। 2023 है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, उस केस को मंगा लिया अपने पास, ठीक है। उससे कह दिया आप फैसला मत दो, क्योंकि आपके पास बहुत लंबे समय से पड़ा था, आपने कोई जवाब दिया नहीं इसका। तो अब हम जो फैसला देंगे, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, ऐसा नहीं कि 2023 की पॉलिसी के अनुसार देगा या आने वाले 2025 की पॉलिसी देगा ना। जब का वो केस है उसी के समय के अनुसार जो जो विधि बनी हुई थी, जो प्रोटोकॉल बने हुए थे, उन्हीं के अनुसार जो है वो फैसला सुनाएगा। ये रिटें समझ में नहीं आती जल्दी से बेटा, रिटें जल्दी समझ में नहीं आती, अब आगे समझ में आपके, ठीक है भाई। अब आर्टिकल मतलब चौथी रिट जो है, चौथी रिट जो है वो है उत्प्रेषण। क्या है बेटा? उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का मतलब आपका समझ में आ गया होगा। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है मांग लेना। क्या होता है? मांग लेना, मांग लेना, ठीक है। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की सुनवाई मांग लेता है, ठीक है भाई। क्या कर लेता है? जैसे मांग लेने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से, ऐसा समझ लो, निचली अदालतों से किसी मामले को या मामले की सुनवाई मांग लेता है, जिसमें जिस पर निचली अदालतों ने फैसला नहीं दिया। आप इसको नोट करो, मैं देख लेता हूँ नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ठीक है बेटा। बाद में अभी समझाते हैं, पहले देख लेते हैं कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। एक मिनट जरा, चलो दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें, समझ लो, अब तो समझ लोगे, ठीक है। देखिए क्या है उत्प्रेषण मतलब मांगना। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से किसी मामले की सुनवाई को मांग लेता है जिन पर निचली अदालतों ने फैसला नहीं दिया हो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपकी 4 रेट हो गई हैं कंप्लीट। इन चारों की 4 रेटों को समझ लो अच्छे से। पहले मैं आपको शॉर्ट समझा चुका हूँ, अब जो है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इनकी बातें, ठीक है भाई। अब मैं डिटेल से बात कर रहा हूँ इसमें, आप टेंशन लो मत, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो और आप अच्छे से समझ लो इसको। अब 5वीं जो है वो हमारी क्या है? वो 5वीं क्या है? 5वीं है हमारी अधिकार परीक्षा। 5वीं रेट जो है वो क्या है? हमारी अधिकार परीक्षा। देख लो, मूल अधिकार बहुत लंबे हो गए हमारे, जबकि ऑफलाइन क्लासों में जो है ना ज़्यादातर टीचर आधा घंटे में निपटा दें। बताओ यार, ऐसे कैसे निपटा देंगे भाई? कि ऐसे समझने से भी क्या फ़ायदा जो समझ में ना आए। तो यह होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा होता है ये। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है यानी किस आधार से, किस अधिकार से, इसे हम कह सकते हैं किस अधिकार से, ठीक है बेटा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं किसी अधिकार से। अब यहाँ पर क्या मामला होता है? यहाँ पर है अधिकार परीक्षा। क्या है बेटा? अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सार्वजनिक पद, यानी कि ये रिट जो दायर होती है, रिट दायर जो होती है वो किसके लिए होती है? ये सार्वजनिक पद के लिए होती है। सार्वजनिक पद के लिए तो दायर होती है, जबकि निजी पद पर दायर नहीं होती। सपोज करो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, और मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, निजी काम कर रहा हूँ, तो मैं ये दायर नहीं है, मेरे ऊपर कोई रेट दायर नहीं कर सकता है कि तुम किस अधिकार से पढ़ा रहे हो। और अगर मैं अगर सरकारी टीचर हूँ और मैं सरकारी टीचर हूँ, तो वो मुझे ये जरूर पूछ सकते हैं किस अधिकार से आप पढ़ा रहे हो। अगर मैं लीगल तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो सही है, इलीगल तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी। समझ गए नहीं? कार्रवाई होगी। तो ऐसा समझिए, तो सार्वजनिक पद के लिए होता है। कब होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक कंडीशन आती है आपके सामने कई बार कि जब कोई आदमी, यानी कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कार्य कर रहा हो तब इसे दायर कर सकते हैं। तब हम इसको क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन आपको समझ गए हैं।
तो हमारी 5 रेटें हो चुकी हैं, पाँचों की पाँचों। अब कई बार ऐसा होता, कई बार बहुत सारी दिक्कत ये वाली भाई आती हैं भाई, कि ये वाली दिक्कत आती है कि क्या मूल अधिकार जितने हैं हमारे, क्या यही हमारे मूल अधिकार हैं, इसके सिवा कोई मूल अधिकार नहीं है, और भी तो हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बाहर भी जाकर कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनकी बात हम करेंगे, जो हमारे अधिकार हैं, जिनके लिए हम लड़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मौलिक अधिकारों से बाहर अधिकार, इस बात को भी समझेंगे। मौलिक अधिकारों के बाहर अधिकार, मौलिक अधिकारों से बाहर अधिकार के बाहर अधिकार, इनको समझो। तो बाहर अधिकार, पहला अधिकार जो है आपको मैं बता देता हूँ। पहला अधिकार जो है, सॉरी पहले इससे अधिकारों से पहले, चलो हाँ ऐसा भी सोचना, अभी तो 32 तक हुई, ऐसा कर लो इससे अलग, इससे पहले जो है ना अभी आर्टिकल 33, 34, 35 पढ़ लो। कभी बच्चे फिर सोचें कि सर हमें तो बस 32 तक ही सब पढ़ाते हैं। चलो मैं आपको आर्टिकल 33 और पढ़ा देता हूँ। पहले आर्टिकल 33 पढ़ा देता हूँ क्या है। तो आर्टिकल 33 क्या है, अर्ध सैनिक या पुलिस या सेना का कमांडर इन चीफ अपने अनुसार सेना का गठन कर सकता है, सेना का गठन कर सकता है, और व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारों पर पाबंदी लगा सकता है, पाबंदी लगा सकता है। ठीक है भाई, समझ लो पहले इसको क्या। मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आप भर्ती हो गए जब पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गए भैया, कहीं गांव में चले गए आप या कहीं कस्बे में चले गए, उस कस्बे में निकल लिया मतलब आपका जुलूस, और उस जुलूस में जो है कमांडर और चीफ जो है आपका, वो आपको लेके चला गया। अब आप कह रहे हो नहीं सर मुझे तो खाना खाना है, भूख लग रही है। तो कमांडर क्या कहेगा, भाई ऐसा है तुम खाना जो खाओगे ना वो जुलूस पूरा होने के बाद ही खाओगे, ठीक है। तो इन्हीं को तो कहते हैं मूल अधिकारों पर पाबंदी। तो ये क्या है कि अगर वो खाना खाना चला गया तो 2-4 और कहेंगे, फिर तो जुलूस में कौन रहेगा। ऐसे सेना है, अगर बॉर्डर पर सारे लोग एक साथ ही खाना खाने लगें और सारे लोग ड्यूटी ना करके क्रिकेट खेलने लगें, पढ़ने लगें, संग बनाने लगें, सब काम करने लगें, तो बॉर्डर क्या पाकिस्तानी तो धेड़ घुस जाएंगे अंदर, घुसेंगे नहीं घुसेंगे, और फिर दर दर कर सबको मारेंगे। इस तरीके से भैया सेना की व्यवस्था बनाने के लिए जो आर्टिकल 33 में भी दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया। आर्टिकल 34 में कहा गया है मार्शल लॉ। अगर किसी जगह पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, कानून लगा हुआ है, जिसे आप इसके दायरे में क्या आता है, कर्फ्यू। जिसके मामले में ऐसा मानो चलो कर्फ्यू से पहले जो है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। कर्फ्यू तो छोड़ो, है नहीं, कर्फ्यू तो छोड़िए। जैसे मान के चलिए लॉकडाउन इसे समझ लोगे। लॉकडाउन हो गया, ठीक है। लॉकडाउन के बाद में आपात हो गया, कर्फ्यू हो गया, ठीक है। ये वाली स्थिति हो गई, लॉकडाउन, आपात, कर्फ्यू, ये वाली स्थिति हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, सैन्य शासन हो गया या सैनिक शासन। जैसा अभी देखो लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में क्या करा गया था, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, पुलिस लट फेर रही थी खूब धनाधन, ठीक है। तो उसे तो कहते हैं मार्शल लॉ लगाना। तो यहाँ पर तुम्हारे मूल अधिकारों को बाउंड कर दिया गया, क्योंकि आपातकाल तो लगा हुआ नहीं था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो आपके क्या करा, मूल अधिकारों को बंद कर दिया, पाबंदी कर दी। तो ये शक्ति जो है वो कहाँ पर है, ये शक्ति कहाँ पर है, ये आर्टिकल 34 में शक्ति थी। उसी के दम पर ये काम कर रहे थे, उसी के दम पर जो ये काम कर रहे थे, ठीक है भाई। तो आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आगे जो बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 35 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, केवल मूल अधिकारों पर, या मूल अधिकारों पर केवल मूल अधिकारों पर कानून
या विधि, कानून या विधि बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद किन आर्टिकलों पर विधि बनाएगी? आर्टिकल 16 पर विधि बनाएगी, 17 पर विधि बनाएगी, ठीक है, 32 पर विधि बनाएगी, 33 पर विधि बनाएगी और 34 पर। विशेषकर इन आर्टिकलों पर भी विधि बना सकती है संसद, इन्हीं पर विधि बनाती है। इस बात को माइंड में रखिए, ठीक है भाई, इसी बात को माइंड में रखिए, ठीक है भाई। तो मूल अधिकारों पर जो है कानून विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और ये अधिकार किसका है? 16, 17, 32, 33, 34 ये अधिकार है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गए हमारे 35 के 35 आर्टिकल, यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत। हम आगे जो पढ़ेंगे 36 से पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मूल अधिकार के दायरे से बाहर भी कुछ अधिकार होते हैं, जल्दी से उनको भी समझ लें, ठीक है भाई, जल्दी से समझ लेते हैं उसको भी, क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार, आप भी बोर हो जाते हो उसको देखने में, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने वाले तो 10% ही होते हैं, ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों से बाहर, मूल अधिकारों से बाहर अधिकार, मूल अधिकारों से बाहर अधिकार। सबसे पहला एक अधिकार जो है वो आपका है आर्टिकल 300A। इसे हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, तो अधिकारी विधिक अधिकार। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना जो है संपत्ति से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा 326 आपने सुना हो, 326। इसमें क्या है? वोट देने का अधिकार। कैसा है? वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है भाई, वोट देने का अधिकार। ये क्या है? ये भी एक क्या है? विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है बेटा, विधिक अधिकार है। तीसरा जो है वो आपका 301। तीसरा कौन सा है? 301। 301 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य समागमन करने की स्वतंत्रता, ठीक है भाई। ये भी अधिकार है आपके, इस बात को समझिए। ये तीन जो हैं ये भी आपको अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों के बाहर भी अधिकार हैं। 301 में क्या है आपका? 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है जो विधिक अधिकार हो गया है। 326 आपका क्या? वोट देने का अधिकार, विधिक अधिकार हो गया। 301 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता जो है ये भी आपका एक अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है मूल अधिकारों को कवर करा है, इस तरीके से मूल अधिकार कवर किया है। अगर आपको सेशन में मज़ा आया है, ठीक है, देख लीजिए हमने कवर कर लिया इस क्लास में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्री कोर्स आपका हो रहा है, पूरा संविधान आपको यहाँ करा रहे हैं, जिसकी आप लाखों रुपए फीस पे करते हो, ठीक है। वो संविधान आपको यहाँ आराम से बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ठीक है भाई। तो अब बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, यहाँ से जाता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऊँचे मकान फीके भगवान, ठीक है, ऊँचे मकान फीके भगवान। कई बार देख लेना कि बहुत बड़े डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती, परंतु जो छोटे डॉक्टर होते हैं ना वो आपको ठीक कर देते हैं। समझ लीजिए मेरा क्या मामला है यहाँ से कहने का। तो आप देखिए, आप सपोर्ट करो हम लोगों को, जो हम और भी अच्छे से अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। चलिए भाई, जो पहली बार चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अरे हर एक क्लास आप उसको देखिए, अच्छे से मज़ा करिए। और हम जो है शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, उसमें क्या होता है शॉर्ट में कि हम जो है आपको डेली ट्रिक्स बताते हैं। मैथ की क्लास अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे, उसमें मैथ की क्लास पर शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी हमने जो है कोशिश कर रखी करंट अफेयर प्लस जीएस पर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं। 2 तारीख से जो है हम आपकी प्रैक्टिस जो कराने वाले हैं, वीडियो के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कराने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।